भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की योजना नवंबर-दिसंबर तक टल सकती है। बताया जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां के नेता मोदी के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे ही माहौल कांग्रेस विरोधी है और उसमें भाजपा का जीतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर मोदी के नाम की घोषणा हुई तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। सो प्रदेश के जो नेता मोदी के समर्थक हैं वे भी चाहते हैं कि उनके चुनाव तक घोषणा टले। भाजपा के बड़े नेता इस बात की चिंता में हैं कि कहीं लोकसभा चुनाव समय से पहले न हो जाए। अर्थव्यवस्था की जैसी हालत है उसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार पहले चुनाव के बारे में सोच सकती है। ऐसे में मोदी के नाम की घोषणा टाली नहीं जा सकेगी। कहा जा रहा है कि संसद सत्र के तुरंत बाद इसका फैसला होगा। इस्पात मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करीब 2 हफ्ते की चुप्पी के बाद फिर अपने रंग में लौटे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से दी गई नसीहत के बाद उन्होंने मुलायम सिंह को निशाना बनाना बंद कर दिया था। खाद्य बिल पर मुलायम के समर्थन के लिए भी बेनी वर्मा ने चुप्पी साधी थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा के विवाद से उनको मौका मिला है। उन्होंने मुलायम सिंह पर विहिप और दूसरे हिंदूवादी संगठनों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। बेनी वर्मा पहले भी कहते रहे हैं कि मुलायम सिंह की भाजपा और विहिप से साठगांठ है। अब उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर यह खेल किया जा रहा है। दूसरे जानकारों का भी मानना है कि शनिवार को मुलायम से अशोक सिंघल और विहिप के 11 लोग मिले। उसमें क्या बात हुई यह किसी को पता नहीं, लेकिन उसके 2 दिन बाद सोमवार से विवाद शुरू हो गया। अधिकारियों को संरक्षण और उनके अधिकार के प्रावधान नियमावली में बने हुए हैं, इसलिए अशोक खेमका हो या दुर्गा नागपाल, वे इसके दायरे में अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ना भी चाहिए। यह फालतू बात है कि नेताओं से बचाने के लिए अफसरों को गारंटी दी जाए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से जुड़ी खबरों को अब हाशिए में जगह मिलती है। करीब 1 महीने तक चली बहस के बाद आखिर इस पूरी घटना से क्या निकला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जो हाइप बनाई थी उसकी हवा प्रधानमंत्री के जूनियर मंत्री वी नारायण सामी ने निकाल दी है। नारायण सामी ने कहा है कि नियम से बाहर जाकर कोई काम नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के तबादले, पदस्थापन, निलंबन आदि का अधिकार राज्य सरकार के पास है और इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकती। जाहिर है केंद्र सरकार ने अपने स्तर से टकराव टाल दिया है। नारायण सामी ने जो कारण बताए हैं उससे अलग भी कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन केंद्र का दखल नहीं देना भारत की संघीय व्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां इस मामले में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई होनी है। दुर्गा शक्ति के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है, लेकिन दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि अवैध निर्माण चाहे धार्मिक स्थल पर ही क्यों न हो, उसे तोड़ा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि दुर्गा शक्ति ने आरोप पत्र के जवाब में यही लिखा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अवैध निर्माण तोड़ा था। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ML शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले का पालन करने की वजह से अधिकारी को निलंबित किया गया। यह अदालत की अवमानना है। इस पर अदालत का जो फैसला आएगा उससे कुछ चीजें साफ होंगी, लेकिन बुनियादी सवाल अपनी जगह रहेंगे। चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के तबादले, पदस्थापन और निलंबन का अधिकार होगा। अगर ऐसा नहीं हो और हर पद पर कार्यकाल तय कर दिया जाए तो अफसर के तानाशाह बनते देर नहीं लगेगी। अगर अफसर तानाशाह न भी बने तब भी जनता के प्रति जैसी जवाबदेही चुने हुए नेता की होती है वैसे किसी अधिकारी की नहीं हो सकती। जनता की चुनी हुई सरकार किस तरह से प्रशासन चलाए यह उसका अधिकार है। इसलिए दुर्गा शक्ति के निलंबन के खिलाफ अभियान चलाकर निलंबन रद्द कराने की सोचना सही रास्ता नहीं है। दुर्गा शक्ति ने उसका सही रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और सरकार के दिया आरोप पत्र का जवाब दिया। इसके बाद हो सकता है कि उनका निलंबन रद्द हो जाए। मीडिया में हवा बनाने या सड़क पर आंदोलन करके निलंबन रद्द कराने की मांग करना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। एक और अहम सवाल यह भी है कि आज 4000 से ज्यादा IAS अधिकारियों की सदस्यता वाला जो संगठन दुर्गा शक्ति के समर्थन में खड़ा हुआ, क्या वह दावा कर सकता है कि उसके सारे सदस्य दुर्गा शक्ति या अशोक खेमका की तरह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हैं? इसी संगठन ने कई बार उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची जारी की है, लेकिन दुर्गा शक्ति के बहाने चले अभियान से ऐसा लगा जैसे पूरी IAS बिरादरी दूध की धुली है और सारे नेता भ्रष्ट, बेईमान और वोट की राजनीति करने वाले हैं। इस पूरे मामले को ऐसे स्याह और सफेद के चश्मे से नहीं देखा जा सकता।